जो राजस्थान का एक रेतीला सा जंगल है, उसके अंदर महिलाएं पानी लेकर जा रही है, पीछे ऊंट वाला जा रहा है। यथार्थवाद की यही खासियत है कि उसमें जैसा चीज दिख रहा है बस उसको वैसा ड्रॉ किया जाए। आपने आज तक कितनी पेंटिंग्स बनाई होंगी अंदाजा? मैंने 500 तो बना दी। और उसमें से सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी? मुझे ये राजस्थानी डेजर्ट, रेगिस्तान, ये राजस्थानी जो वुमेन्स होती है ना, ये जो कैमल होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं, ये मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमें रेगिस्तान की हम बात करें तो वहाँ जब रेत में धूल भरी आंधियाँ चलती है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ कोई हरियाली वगैरह नजर नहीं आती है, तो वो मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है उसका उसी तरह से बनाया है। देखिए कितना संघर्ष है उस पानी के लिए, जिस पानी की मोल नहीं कर रहा अभी कोई शहर। नमस्कार, मैं पूर्वा राय वीर भारत पॉडकास्ट की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सदा नीरा वो नदी जो कभी सूखती नहीं, ठीक वैसे ही कुछ लोगों के भीतर एक रचना धारा बहती है जो बचपन से शुरू होती है और उम्र के साथ गहरी होती जाती है। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे एक कलाकार से जिनकी तूलिका बचपन से थमी नहीं, जिनके रंग कभी फीके नहीं पड़े। जी हाँ, भारत भवन, भोपाल का वो पवित्र सांस्कृतिक तीर्थ जहां भारत की आत्मा बोलती है, जहां कला सिर्फ दीवारों पर नहीं हवाओं में भी घुली हुई है। उस भारत भवन की विरासत और उसकी परंपरा की रोशनी को आगे ले जाने वाले कलाकारों में से एक नाम जो राजस्थान की धरती से उठा है, राजकीय महाविद्यालय कनवास कोटा में सहायक प्राचार्य के रूप में, जहां से एक दिन से कई नई पीढ़ी को कला की भाषा सिखाते हैं वो, वहीं दूसरी ओर वो खुद कैनवास पर तेल के रंग और वाटर कलर से ऐसी दुनिया रचते हैं जो यथार्थ से इतनी करीब होती है कि देखने वाला एक पल के लिए रुक जाता है, सोचता है क्या ये तस्वीर है या फिर सच है। यथार्थवाद, रियलिज्म और कला दर्शन को हर रेखा में सच बोलता है, हर रंग में जीवन भरता है। यही इसकी पहचान है, यही इसकी साधना है। तो आइए सदा नीरा के इस मंच पर हम उनसे बात करते हैं, उनके बचपन के रंगों से लेकर आज तक के कैनवास पर। ये हैं श्री नरेंद्र कुमार मीणा जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नरेंद्र जी, एक अलग सा एहसास हो रहा है आपकी पेंटिंग को देखकर। मतलब वो जो मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लिक करके फोटो और ऐसे करके लगा दिया हो, ये ऐसा लग रहा है कि सच में ही तो हम जो टीवी में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं कि जो राजस्थान का एक रेतीला सा जंगल है, उसके अंदर महिलाएं पानी लेकर जा रही है, पीछे ऊंट वाला जा रहा है, तो कहीं सच तो ऐसा नहीं है या सच में ये पेंटिंग है? ये जानना चाहिए। यथार्थवाद की यही खासियत है कि उसमें जैसा चीज दिख रहा है बस उसको वैसा ड्रॉ किया जाए। अच्छा, और वैसे भी शुरू से ना मैं प्रकृति प्रेमी रहा हूँ, तो प्रकृति को अगर उसी रूप में चित्रित करना है तो यथार्थवादी सबसे बढ़िया माध्यम है। गजब गजब। और ऑयल कलर इस माध्यम में मैं यूज करता हूँ जो मेरा पसंदीदा मीडियम है, क्योंकि यथार्थवाद में आपको छाया प्रकाश काफ़ी अच्छे से दिखाना होता है और इसके लिए ऑयल कलर ही बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाता है मिक्स करने के लिए। तो ये आपको शौक कब लग गया? मैम, अचानक से जब मैं 3rd क्लास में था तो मेरे फादर ने एक स्केच बनाया, तो उन्होंने, हम 2 भाई थे, दोनों भाइयों को बोला कि चलो इसको कौन सबसे पहले ड्रॉ करता है। अच्छा। तो मैंने वो ड्रॉ किया और मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ किया। तब मुझे पहली बार लगा कि मुझे ड्राइंग से शायद बहुत ज़्यादा लगाव है। उसके बाद फिर अनवरत मेरी ये यात्रा शुरू हो गई, फिर मैं स्कूल कॉलेज कंटिन्यू इसमें काम करता ही रहा। अच्छा, और फिर पापा ने नहीं बोला कि भाई ये कैसा शौक है, इसमें क्या करने वाले हो? मैम, पापा ने मुझे, जब पापा को पता चला 10th क्लास में जब वो पहली बार आए वहाँ मेरे स्कूल में, और रिजल्ट जब उनको थमाया गया, मेरे 72% थे। तो पापा ने बोला कि पीटीआई सर थे हमारे, उन्होंने बोला कि तू 72 कैसे बना लिया, तू रात भर तो पेंटिंग करता रहता है। तब मेरे पापा बड़े नाराज हुए थे कि तूने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करता तो तू 90+ ले आता और तू रात भर पेंटिंग करता रहता था। तो ये था। फिर उसके बाद उनका कभी शायद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कि क्योंकि उस समय
इतना क्रेज नहीं था पेंटिंग का। अच्छा। ऐसा सोचा नहीं जाता था सोसाइटी के द्वारा कि इसमें करियर है। जी, जी। तो उन्होंने मुझे फिर बायोलॉजी दिला के और पीएम 11th-12th मैंने बायोलॉजी से किया। उसके बाद 2 साल मैंने डॉक्टर के लिए तैयारी की, पर मुझे कहीं न कहीं अंदर लगता था कि मैं पेंटिंग के लिए ही बना हूँ। क्यों? अच्छा, रियलिस्टिक पर ही क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधाएं होती हैं, हम सिर्फ रियलिस्टिक पर ही क्यों मना कर ठहरा कि मैं तो अब यही करने वाला हूँ? मैम पता नहीं हर व्यक्ति का शायद अलग-अलग पसंद होता है, तो मुझे रियलिस्टिक से ज़्यादा कभी कुछ अच्छा लगा ही नहीं। हाँ, मुझे हाँ। रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने पहले भी कहा था कि मैं नेचर लवर भी हूँ और मुझे नेचर बहुत पसंद है। नेचर को अगर ड्रॉ करना है, बनाना है तो वो रियलिस्टिक मीडियम बेस्ट रहता है। सही। अच्छा, आप ऑयल कलर भी यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से आप वाटर कलर भी यूज करते जी, हैं, बिल्कुल जबकि ये दोनों बिल्कुल ही अलग-अलग माध्यम होते बिल्कुल हैं ना? मैम अलग है। तो हुँ। कैसे दोनों को, क्या कभी-कभी ऐसा हुआ है कि वाटर कलर और ऑयल कलर एक पेंटिंग में आए या दोनों बिल्कुल अलग-अलग बनाते हैं? ये कैसे संभव होता है? मैम वैसे तो ऑयल कलर अच्छा मीडियम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये परमानेंट होता है। हाँ, लंबे टाइम तक टिकने वाला और इसमें शेड्स बहुत अच्छे से बनते हैं। पर अगर आपको कहीं लेकिन ये थोड़ा खर्चीला और महँगा महँगा मीडियम भी होता है। है। तो हाँ, बचपन में शुरू में जब हम ऑयल कलर के बारे में जानते नहीं थे या अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, तब वाटर कलर से ही हम सारी चीज़ें बनाते थे। वाटर कलर से ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आती है, फ्रेशनेस बहुत अच्छी आती है। लैंडस्केप बनाना हो या राजस्थान का कोई भी चित्रण करना हो तो वो बहुत अच्छा बनता है। फिर बाद में जब हमें पता चला कि वाटर कलर का पेंटिंग जो है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, तो फिर हम धीरे-धीरे ऑयल कलर भी सीखे और बनाना शुरू किया। जैसे मैंने आपकी पेंटिंग्स में देखा और हमें पता भी है कि हमारे खुद के देश का एक वो स्थान जहाँ पूरा रेत का जंगल है, पानी कितना अमूल्य है, जी, और आपकी पेंटिंग्स में भी वो खड़ी कहीं ना कहीं वो टीस नजर आ टीस रही है, है हाँ। कि हर हर औरत एक मेहनत कर रही है, मटके को हुँ। लेकर जा रही है, पानी भर रही है। वो पानी से आप कैसे जोड़ते हो उसको, कैसे आप कनेक्ट किस प्रकार से करते हैं? मैम बचपन में जब बहुत छोटे थे, तो मम्मी को हमेशा यही देखा कि वो जाती थी कुएँ पर और पानी खींचना रस्सी से और फिर पानी भर के लेके आना, एक मटका सर पे रखना, एक कमर पे रखना। तो वो इतना देखा और मुझे लगता है कि हर बच्चा चाहता है कि अब मम्मी के लिए थोड़ी-सी सहूलियत हो जाए। हाँ। तो वो मुझे लगता था कि मम्मी को बहुत स्ट्रगल इस मैटर में करना पड़ रहा है। तो वो ऐसी मेंटालिटी हो गई या दिमाग में कहीं वो छवि ऐसी रह गई कि वो आज तक हम उससे उभर नहीं पाए हैं। तो जब भी मेरा कुछ ऐसा होता है तो मुझे वो सीन सबसे पहले याद आता है कि मैं उसी को ड्रॉ करूँ। और वही हाँ, जो दर्द है मन का, हाँ, बचपन का, वो जी, उतर के आ वो गया है उतर के कैनवास आता है पर। मैम। जी। जी, तो आज आप सदा नीरा के मंच पर हैं। जी, यहाँ हम पानी की बात कर रहे जी, हैं, जल है सदा के लिए। जी। पहली बात तो ये कि यहाँ का आयोजन आपको कैसा लगा? आयोजकों की व्यवस्था कैसी लगी? लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? मैम आयोजन तो मेरी लाइफ का तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। क्या बात है? मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, और ये जो इसका टॉपिक लिया गया है सदा नीरा का, तो ये बहुत आवश्यक टॉपिक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्योंकि अ, जल ही जीवन है, जल पृथ्वी पर कम हो रहा है, लोग इसको बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बारिश रेगुलर नहीं हो पा रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर ड्रॉट आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसके लिए हम इंसान ही तो ज़िम्मेदार है। तो इन्हीं इंसानों को हम लोग अपने-अपने माध्यम से अवेयर करें ताकि ये जो मुसीबत अभी चल रही है या आगे ये बहुत विकराल रूप ले सकती है, तो हम उसको रोक सकें। जी। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि लोग इस खूबसूरत माध्यम से चित्रण एक खूबसूरत माध्यम है, तो इस माध्यम से लोग जल्दी आकर्षित भी होते हैं हाँ। और जागरूक भी होते हैं। ज़रूर। और यहाँ पर जो अलग-अलग तरीके के आपको लोग मिल रहे हैं, कलाकार मिल रहे हैं, उनकी अलग-अलग कलाएँ देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये भी मेरे लिए बहुत ही अद्भुत, अमेज़िंग या जादुई कह सकता हूँ मैं इसे क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, सिर्फ़ एक हिस्से को जानते हैं, हाँ। वहाँ की कुछ जो विशेष जनजातियाँ हैं, बस उन्हीं को जानते हैं। पर यहाँ आकर के तो मुझे ये देखने को मिला कि भारत भर में कितनी अद्भुत जनजातियाँ, कितना अद्भुत कल्चर फैला हुआ है और जिस वाटर क्राइसिस की हम राजस्थान में रह कर के बात कर रहे हैं, उसी तो सारा इंडिया ही लगभग पूरा परिचित विश्व ही है, पूरा ही विश्व अभी तो पानी के परिचित लिए है और ये जो हमारी लोक संस्कृतियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, इनके जो ट्रेडिशंस है उनमें वाटर की इन्होंने हमेशा से ही बात की है। इन सब के जब मैंने चित्रण को देखा तो यही समझा कि जिस वाटर
के संरक्षण की हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये जनजातियों में सदियों से होता आ रहा है। सही सही है। कनवास जैसे छोटे से कस्बे में आप रहते हैं जी। और आज भोपाल आप राजधानी आए हुए हैं जी। और बड़े-बड़े जगहों पर भी जाते हैं। ये कैसे आप संभव कर पाते हैं? क्योंकि छोटी जगह पर जाके और इतने बड़े काम को करना कि नो डाउट कि आज आपको दुनिया में पहचान मिल रही है, राष्ट्र में पहचान मिल रही है। संभव कैसे हो पाता है छोटी जगह में जाकर इतने बड़े-बड़े काम करना? क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं? नहीं मैम, कुछ करने का जब जुनून होता है, हाँ। जिसको करने का आपका दिल करता है, जी। उसके लिए हर चीज़ संभव हो जाती है। हुँ। कनवास में तो मैं जॉब करता हूँ, जॉब आवश्यक है किसी हर व्यक्ति के लिए, परंतु मेरे अंदर का जो कलाकार है, हाँ। जो आर्ट है, वो तो हर जगह बस उसको बहाना चाहिए। खाली दीवार चाहिए, कैनवस चाहिए, मौका चाहिए जहाँ उसको मैं प्रकट कर सकूँ, हाँ। अभिव्यक्त कर सकूँ। हाँ। तो मैं अपना जॉब भी करता हूँ और जैसे ही मुझे इस तरह के आयोजन की खबर लगती है, तो मैं वहाँ पर पूरे दिल के साथ और खुशी के साथ पहुँचता हूँ और अपना आर्ट करता और हूँ। जब अध्यापक महोदय अपने बच्चों को सिखाते हैं, जी। तो क्या कभी अध्यापक महोदय के सामने ऐसा आया कि वो बच्चों से भी सीख लें? हाँ मैम, बिल्कुल। कंटिन्यू ये तो सतत प्रक्रिया है कि हाँ। बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हुँ। कई बार जब मैं क्लास में बच्चों को सिखाता रहता हूँ, तो वो कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ एलिमेंट्स अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, हाँ। कुछ नए कलर बना देते हैं, कुछ फॉर्म्स नए बना देते हैं। उन्होंने तो अनायास ही बना दिए, लेकिन एक टीचर्स को शायद पता होता है कि इन्होंने क्या कमाल का एक फॉर्म डिस्कवर किया है, हाँ। इन्वेंट किया है। तो ऐसे मुझे बहुत बार सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मेरे लिए तो सबसे बड़ा लैब या एक्सपेरिमेंट लैब ही मेरा क्लासरूम ही होता है, जहाँ पर इतने सारे बच्चों के साथ मैं इस चीज़ को उन्हें सिखाता हूँ और वो मुझे सिखाते हैं और ये प्रक्रिया चलती क्या रहती बात! है। एक कलाकार की अगर हम सोचें और उसकी कलाकृति की सोचें, अगर उसकी कला के अंदर पानी नहीं है, तो वो कला कितनी संपूर्ण या अपूर्ण कैसे हो सकता है? पानी तो वैसे तो कहते हैं कि जीवन के लिए 5 महाभूतों की आवश्यकता होती है, हाँ। तो उन्हीं में से एक पंचभूत जो है अपना जल ही है, तो इसका होना तो अत्यंत आवश्यक है। जल रंग आर्टिस्ट के लिए तो पानी ही सब कुछ है, एक्रेलिक आर्टिस्ट जो है उसके लिए भी पानी ही सब कुछ है और हमें सबसे ज़्यादा अपीलिंग जो चीज़ लगती है वो यही तो लगता है कि हम झील देखें, तालाब हाँ। देखें, नदियाँ ठंडक लगती है, देखें, मन को हाँ, अच्छा लगता है। बादल बरसते देखें, समुद्र देखें, हर किसी को प्रसन्नता मिलती है, एक अलग तरह की शांति मिलती है। तो पेंटिंग में अगर हम यही चीज़ें बनाते हैं तो फिर वो अनायास ही सबको आकर्षित करती है। वो कहते हैं ना मन कि भावुक शरीर लगती भी है। 70% पानी से बना होता है। बिल्कुल। तो जहाँ पर यहाँ सबसे ज्यादा है तो वो उस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। attract बिल्कुल करता है, बिल्कुल। बिल्कुल मैम। आप आए सदानीरा पर और आज पूरा छठा दिन है। हुँ। कुछ ऐसे अनुभव हुए हो या कुछ ऐसी यादगार इतने दिन में हुई हो जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? पहली यादगार तो यही है कि मंजूषा आर्ट की जो संध्या जी है यहाँ पर आर्टिस्ट, हाँ। मैंने आया पहले दिन और मैंने उनका आर्ट वर्क देखा और उन्होंने बहुत सारी ड्रेस पर बना रखी थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने तुरंत सबसे पहले उनका ड्रेस परचेज किया और पहना भी सही कि मैं सबको दिखाऊंगा और सबको वाह, बहुत वाह, पसंद भी वाह। आया। वाह, वाह, तो वाह। ये मेरे कोटा में मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा कि मंजूषा आर्ट फॉर्म से वो तो नाम तक नहीं जानते हैं हाँ। और जब वो आर्ट फॉर्म और वो भी ड्रेस पर देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ना, मतलब हम अलग अलग जगह के लोग हैं जी। और हमें अभी तक अपने ही दायरे में हम लोग थे, बंधे हुए थे। और जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं और उनकी कला को जानते हैं, उन्हें समझते हैं और जानने का एक नया मौका इतना बड़ा भारत भवन के इस मंच पर मिला हुआ है सदानीरा के थ्रू, और आपने वो खरीद कर घर ले जाएंगे तो घर वालों को बताएंगे बहुत कितनी अच्छा खुशी होगी, लगेगा। कितना अच्छा बिल्कुल लगेगा। मैम। जी। और आपने आज तक कितनी पेंटिंग्स बनाई होंगी अंदाजन, अमूमन? मैंने 500 तो बना दी मैंने। लीजिए बताइए 500। और जी। उसमें से सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी है? मैम मुझे ये राजस्थानी डेज़र्ट, रेगिस्तान, ये राजस्थानी हाँ। जो वुमेन्स होती है हाँ, हाँ। ना? ये जो कैमल होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं, हाँ। ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमेशा हाँ। से। तो इनको मैं कहीं न कहीं हर पेंटिंग में शामिल कर ही लेता हूँ। जी जी जी। जी जी। सेल करते हैं आप? कभी कोई ऑर्डर आ जाता है
या कहीं किसी को पसंद आ जाता है तो करते हैं, बिल्कुल अच्छा, करते सेल करते हैं। जी। तो आज तक की सबसे बड़ी सेल कौन सी लगी होगी आपकी कि जिसमें आपको हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं था और वो रकम मुझे मिली, ऐसा कभी हुआ? हाँ, मैम जवाहर कला केंद्र में मैंने 2007 में कोई एग्जीबिशन किया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर मेरा एक आर्ट वर्क सेल हुआ है 20,000 के लगभग। अरे वाह, जी, वाह, वाह! और वो ऑयल पेंट में ही बना हुआ था और यही राजस्थानी पृष्ठभूमि और ये वुमेन्स के ऊपर ही था। तो मतलब उस दिन वहाँ से पे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है हाँ। कि इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब कुछ कितनी भी बड़ी बातें कर लो लेकिन अर्थार्जन भी आवश्यक है आर्टिस्ट के लिए। जी, तो जी। और फिर उससे जो मोटिवेशन मिलता है वो और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए बढ़िया रहता है। नरेश जी, ये जो आपकी पेंटिंग दिख रही है, ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये गज़ब है। मतलब मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि देखिए वहाँ पर कुआँ है, घिर्री लगी है, पानी भर रही है, एक पूरी औरत जो है वो घूंघट डाले हुए और पानी अपने घर तक लेकर जा रही है। अ थोड़ा-सा इसकी प्रेरणा के विषय में बताएँ, बड़ा ही सुंदर-सा दृश्य है ये। जी मैम, यही तो वो जनरल टॉपिक है जो हमेशा से दिमाग में चलता आ रहा है हाँ। कि मम्मी को इस तरह से पानी लाते हमने बचपन में देखा है। वो ओह! जो इमेज उस ज़माने में बनी थी वो आज तक भी कहीं न कहीं है मस्तिष्क में, इसलिए वो अचानक ही प्रकट इस तरह से हो जाती है। रेगिस्तान की हम बात करें तो वहाँ जब रेत में धूल भरी आँधियाँ चलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ कोई हरियाली वगैरह नज़र नहीं आती है। तो वो मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है उसका उसी तरह से बनाया है कि इसमें कोई हरियाली नज़र नहीं आ रही है और एकदम से रेत का सा जो कलर होता है एकदम धूमिल, धुंधला वो वाला बैकग्राउंड। और गज़ब। ऐसे में संघर्ष करके वहाँ की जो वीमेन्स होती है, इस तरह से घर से बड़ा दूर जाती है कुएँ पर और वहाँ चूँकि रेगिस्तान डेज़र्ट एरिया है, लाइट और वाटर पंप तो होते नहीं हैं, तो इसी तरह से एक घिरनी के माध्यम से बाल्टी लटका के कुएँ में पानी लिया जाता है, गज़ब है, खींचा गज़ब, जाता है और गज़ब। देखिए भरा जाता कितना है। संघर्ष है उस हुँ। पानी के लिए, जिस पानी की मोल नहीं कर रहा अभी कोई हुँ। शहर और उस पानी के लिए देखिए कैसे रेगिस्तान में एक-एक बूंद के लिए मेहनत की जाती है। बिल्कुल मैम। बहुत, बहुत ही सच में हुँ। जो रियलिस्टिक है वो लिटरली रियलिस्टिक है। बहुत ही जी। खूबसूरत रचना है आपकी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपके जो बच्चे हैं, वो भी करना चाहेंगे पेंटिंग, उन्हें सिखाते हैं? बिल्कुल, मैं मेरे बच्चों को जब भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं उनको पेंटिंग हम बैठ जाते हैं कलर लेकर, मिट्टी लेकर के, कुछ भी हाँ, लेकर के कि हाँ। कुछ भी क्रिएटिव बनाते रहो, जो भी उन्हें आता है। टोकता नहीं हूँ, बस बनाओ तुम जैसे तुम्हें लग रहा है और मुझे मालूम है क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है। ये सिर्फ़ कुछ आर्ट बना देना ही नहीं होता है इससे एक तरह की आनंद मिलता है, एक तरह का खुशी, कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है बिल्कुल। और हमारे तो ऐसा भी कहा जाता है सुकरात के द्वारा एक प्रचलित है एक शब्द विरेचन कि मन में अगर कुंठित भाव हो तो कला के माध्यम से या आर्ट के माध्यम से उन्हें प्रकट किया जा क्या सकता बात, है। तो क्या बात। अवसाद से दूर रहता है व्यक्ति। जी, तो जी। जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक है लेकिन आनंदित रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है और सही। वो आर्ट के माध्यम से रहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हुँ। कि व्यक्ति अपने दिल से खुश रहे जी। और अगर हम खुद को खुश नहीं रख पाएंगे हुँ। तो फिर दुनिया हमसे कैसे खुश रह सकती है। इसी का एक सीधा सा उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद है। आपको बहुत सारा धन्यवाद कि आप आए उस धरा से जिस धरा पर सच में नीर की पूरी कीमत उन्हें पता है और बिल्कुल मैम। भगवान करे कि दुनिया में और जितने भी लोग हैं उन्हें भी इसकी कीमत पता चले कि नीर हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सदा नीरा की तरफ से, वीर भारत की तरफ से। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।